हम्म। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके। आज की जो क्लास है वो मैंने मोस्टली इसलिए रखी है कि एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस कर सकें। और मास को मैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के हैंडआउट में जो जो चीज़ें आपने कवर करनी है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम हम्म। बात कर लेते हैं। प्लीज़ अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ही अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें, अदरवाइज आप अपने माइक को म्यूट रखिए। अच्छा। सबसे पहली चीज़, जो हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस है जो कि ग्रुप में भी शेयर हो चुका है, क्रोमेटोग्राफी, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है। ये 7 आपके टॉपिक्स हैं जिसमें से हमने जो फर्स्ट आपके 4 टॉपिक्स हैं उसको हमने डिटेल में कवर किया है। बाकी जो फ्लेम फोटोमेट्री है, फ्लेम फोटोमेट्री मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही एक स्पेशलाइज्ड टाइप है जिसको हम फ्लेम फोटोमेट्री का नाम देते हैं। और उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ कवर करनी है। फ्लेम फोटोमेट्री का जो हैंडआउट आपको गिवन था उसमें आपको आपके पास ये वाला चार्ट है। अगर आप देखें तो इसमें जितनी भी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की चीज़ें हैं वो सब की सब सेम है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ही ना। बाकी जो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फ्लेम का कलर चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट दैट इज़ बीइंग एनालाइज्ड, वो आपको पता होना चाहिए। ये वाली जो आपकी चीज़ है ना, कि सोडियम जो है उसकी एमिशन वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, और उसकी वजह से जो फ्लेम का कलर आपको ऑब्जर्व होता है वो होता है येलो कलर का। ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम की एमिशन वेवलेंथ क्या है उसका जब पोटेशियम एनालाइज हो रहा होता है तो उस वक्त उसका फ्लेम कलर क्या होगा, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कवर फ्रॉम द फ्लेम फोटोमीटर हैंड आउट। ठीक है। बाकी आपको फ्लेम फोटोमीट्री में से कुछ भी कवर नहीं करना, दैट इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? इसके हवाले से कोई क्वेश्चन किसी का? ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो चीज़ें मैंने आपको क्लास में करवाई थी और जो हमने ऑनलाइन क्लास में कवर की थी वो सब की सब इसका पार्ट होंगी। प्रिंसिपल जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, उसके अलावा मैंने आपको स्पेक्ट्रा में बताया था कि किस तरह हम किसी केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इसके कितनी प्रोटॉन की पीक्स आएंगी, कितनी इसके अंदर C13 की पीक्स आएंगी। C13 एनएमआर हमने डिस्कस नहीं किया था, प्रोटॉन एनएमआर हमने ओनली डिस्कस किया था। सो किसी भी स्ट्रक्चर को जब आप देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 12 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो उसके प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 12 पीक्स अपेयर हों, क्योंकि जितने भी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं वो सबके सब सेम पीक देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स आपके पास मौजूद हैं और कितनी एनएमआर पीक्स आपके पास एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि जो एनएमआर पीक एक्सपेक्टेड है वो किस टाइप की पीक होगी, क्या वो सिंगलेट होगी या वो डबलेट होगी या वो ट्रिपलेट होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द नेबरहुड ऑफ द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि नेबरहुड आपने देख ली हाइड्रोजन की। उसके बाद थर्ड चीज आ जाती है कि आपके पास जो पीक अपेयर हो रही है उसका रेशियो क्या होगा। उस रेशो का फाइंड आउट कर सकते हैं पास्कल्स ट्रायंगल से। ठीक है। तो पास्कल्स ट्रायंगल को, दीज आर बेसिकली 3 थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट द एनएमआर स्पेक्ट्रा। आपको कोई स्ट्रक्चर गिवन हो सकता है जिसमें सबसे पहली चीज आप करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन काउंट करेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्ट करेंगे कि ये कंपाउंड एनएमआर के स्पेक्ट्रम में इतनी पीक्स देगा। और वो पीक्स किस तरह की होंगी? पीक 1 जो है वो सिंगलेट होगी,
या डबलेट होगी या पीक टू, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास मैं 1 मिनट आपको इसी बता देती हूँ ना। ओके, यहाँ पे जो है वो आपने हाइड्रोजन्स को लेबल किया। जी, किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में आपने पहले हाइड्रोजन्स को लेबल कर दिया कि ये हाइड्रोजन ए है, ये हाइड्रोजन बी है, ये हाइड्रोजन सी है। उसके बाद आप जो है वो मेंशन करेंगे कि हाइड्रोजन बी और सी दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो उसकी एक ही उधर है पीक ना? आएगी। हाइड्रोजन ए सॉरी बी और सी आपके पास इक्विवेलेंट यहाँ हाइड्रोजन है। पे ना कारपेट रखेंगे या फिर हु इज दिस? नहीं, तू ग्रास के पीछे पड़ी है। आसी आईफोन के नाम से कौन लॉगिन हुआ हुआ है? काइंडली कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? ओके, सो सबसे पहले आप हाइड्रोजन सबसे पहले जो है वो आप अपने हाइड्रोजन्स की जो पीक है उनको सॉरी हाइड्रोजन्स को आप लेबल करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन-कौन से इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। उसके बाद आप मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल एचए को अगर आप बात कर रहे हैं तो एचए के नेबरहुड में 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो उसकी आपके पास डबलेट पीक आएगी। तो आप एचए लिखेंगे और उसके आगे मेंशन कर देंगे डबलेट। ठीक है? तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करके लिखना है। एनएमआर में आपके पास प्रिंसिपल हो गया, ये जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन और स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की जो टेक्निक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है आपके पास उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैंने आपके पास एक हैंडआउट शेयर किया था। उस हैंडआउट से आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन ही कवर करनी है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटेशन जो है आपके पास सबसे पहली चीज़ आ गई यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स के इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर एक मैग्नेट मौजूद है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, स्वीप जनरेटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर है, सैंपल होल्डर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है और रिकॉर्डर और इंटीग्रेटर है। ठीक है? अच्छा। इसमें आपके पास ये इसकी ब्लॉक डायग्राम आ गई, ये किस ऑर्डर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। बीच में आपके पास मैग्नेट होता है, उसके अराउंड आपके पास सैंपल होल्डर मौजूद होता है। देन वी हैव द आरएफ ट्रांसमीटर एंड स्वीप जनरेटर। आरएफ ट्रांसमीटर का काम क्या है कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा और उसके स्वीप जनरेटर का काम क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्मली जनरेट करेगा। देन वी हैव द आरएफ रिसीवर। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही है वो रिसीव कहाँ पर होगी, डिटेक्ट कहाँ पर होगी। देन वी हैव द रिकॉर्डर। ठीक है? तो ये आपके पास एक जनरल इसकी पिक्चर है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता कैसा है। देन वी हैव these 2 to 3 लाइन्स अबाउट एवरी कंपोनेंट के हर कंपोनेंट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सैंपल होल्डर, सब ये तमाम वही चीज़ें हैं जो कि बार-बार स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में रिपीट होती आ रही हैं कि सैंपल होल्डर आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इंस्ट्रूमेंटेशन में कवर कर चुके हैं। ठीक है? उसके बाद एक और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके 2 टाइप्स के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं एनएमआर के। यही वही दोनों टाइप्स हैं जो कि आप ऑलरेडी आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी कवर कर चुके हैं। ठीक है? ये 2 टाइप्स हैं आपके पास। हफ्सा कैन यू प्लीज़ म्यूट योर माइक? ओके। 2 तरह के आपके पास एनएमआर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कंटीन्यूअस वेव और फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कंटीन्यूअस वेव जो है वो कन्वेंशनल टाइप का एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसकी कॉस्ट भी लो होती है, लेकिन साथ-साथ इसकी रेज़ोल्यूशन भी लो होती है, ठीक है?
दूसरी टाइप का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको याद हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो टाइम डोमेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम उनको कहते हैं। उसमें जो डाटा रिकॉर्ड होता है उसको हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, और उसके बाद हम अपने स्पेक्ट्रा को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह से एनएमआर में भी यही होता है कि आपके पास एक टाइम डोमेन डाटा जनरेट होता है जिसको आप कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन डाटा में यूजिंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है, रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, और नॉइज़ भी ज़्यादा, नॉइज़ इसके अंदर कम होती है जिसकी वजह से रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है, जो एफटीआईआर में जब हम एफटीआईआर यूज़ करते हैं तो वो हमारे प्रोसेसिंग टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सबसे ज़्यादा है, और यही इसका मेन डिसएडवांटेज है कि एक एक तो एक तो इसका मसला है कि कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव डाटा हमें प्रोवाइड करता है बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के साथ, और इसका सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से इसका डाटा बहुत ज़्यादा यूजेबल होता है, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात ये है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है वो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितनी एब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, लेकिन टाइम डोमेन में ऐसा नहीं होता। टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता। ओवरऑल जितनी भी एब्जॉर्प्शन हुई होती है किसी भी सैंपल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो सबका सब डेटा दिखा रहा होता है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे। वो क्या करता है कि इस टाइम वाले डाटा को, कि इतने टाइम में इतनी एब्जॉर्प्शन हुई है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू फ्रीक्वेंसी। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, और हर हर फ्रीक्वेंसी पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हुई होती है। ठीक है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो डिजाइंड ही इसीलिए है कि वो टाइम को कन्वर्ट कर दे फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहरहाल टाइम से लिंक्ड होती है ना, कि कोई चीज कितनी दफा हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उस टाइम डेटा को वो कन्वर्ट कर देते हैं हम फ्रीक्वेंसी के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के डेटा को खुद से कन्वर्ट नहीं कर सकता है फ्रीक्वेंसी डोमेन डेटा में। उसके लिए हमें एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिकॉर्ड तो टाइम को कर रहा है, लेकिन हमें आउटपुट देगा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ठीक है, ये चीज अब क्लियर हो गई? यस मैम। ओके, तो बेसिकली आपने ये इसके यही इंस्ट्रूमेंट के जो डिफरेंसेस हैं, कंटिन्यूस वेव एनएमआर इंस्ट्रूमेंट और फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वही सारा कुछ आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो एनएमआर के अंदर तीन चीज़ें हो गई, प्रिंसिपल, ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, और तीसरी चीज़ जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन और स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और पास्कल ट्रायंगल हमने पढ़ा है। ठीक है, रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है एनएमआर के टॉपिक के हवाले से? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद हम इसको प्रॉपरली कवर नहीं कर सके। तो इसके लिए मैंने डिसाइड ये किया है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। सब्जेक्टिव पोर्शन में मास स्पेक्ट्रोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, और क्योंकि इसके स्पेक्ट्रा से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों ने लैब में भी बहुत अच्छी तरह से कवर की हुई हैं, तो होपफुली इसमें कोई लैकिंग नहीं रहेगी आप लोगों की लर्निंग में। इसको जनरली मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो टॉपिक है उसको मैं क्विकली थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगी अभी। अ, जो मैंने आपको हैंडआउट शेयर किया है उस हैंडआउट में से आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है?
ये हमारे पास टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। सबसे पहली चीज जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में है वो ये है कि ये एक टिपिकल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में बार बार ये बात बताई है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में बेसिकली सब जितने भी आपके पास टेक्निक्स हैं उन सब में बेसिक प्रिंसिपल सेम होता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सोर्स होती है जो कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करती है। वो आपके सैंपल तक जाती है, सैंपल उसको एब्जॉर्ब करता है, उसमें कोई ट्रांजिशन होती है एंड इवेंचुअली या तो कोई हम एब्जॉर्ब लाइट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या हम एमिटेड लाइट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज नहीं होती सैंपल के अंदर। रेडिएशन इंड्यूस चेंज कोई भी नहीं आता और ना ही हम रेडिएशंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। स्टिल वी आर कॉलिंग इट एट स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने अभी तक हमेशा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का वर्ड यूज किया था और यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोमेट्री का वर्ड यूज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री को उस मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो मेथड है उसको हम कन्वेंशनली स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर स्पेक्ट्रा को स्टडी कर रहे होते हैं। इसका जो रिजल्ट आउटपुट आता है वो कन्वेंशनली एक स्पेक्ट्रा की फॉर्म में आता था। इस वजह से इसको स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का नाम दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज इट इज नॉट अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सबसे पहली चीज, अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम इसमें ये कर रहे हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसको हम आयनाइज करते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। जो मास की टेक्निक है वो अगर आपने डिफरेंट मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक से नाम देखे हों तो वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह की टेक्निक से आयनाइज हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईआई टेक्निक होती है, सीआई टेक्निक होती है, ईएसआई टेक्निक होती है या डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक होती है। ये तमाम टेक्निक्स के अंदर हमें ये बेसिकली पता चलता है कि आयनाइजेशन किस तरह से हुई है। क्या वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे हुई है? Who is this? Okay. So, आयनाइजेशन टेक्निक्स की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो नाम है वो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ओके। आई होप कि अब आप लोग की तरफ से ये बार बार की डिस्टरबेंस नहीं होगी। सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हम बात कर रहे थे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने अपने सैंपल को आयनाइज किया। आयनाइज करने के बाद हम उसको एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेट जब हम उसको करवाते हैं तो बिकॉज इट्स एन आयनाइज्ड फॉर्म, इट्स एन चार्ज फॉर्म, तो जो मूविंग चार्ज होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। यूजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम उस आयन को एक्सेलरेट करवाते हैं और उसकी वेलोसिटी को रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम उसका मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मास टू चार्ज रेशो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो मास टू चार्ज रेशो की बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी कंपाउंड को आयनाइज फॉर्म में लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है। आपको पता है कि आयंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जब वो इस अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है तो वो फ्रेगमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो फ्रेगमेंट होना स्टार्ट होता है तो उससे हमें क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है दैट इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की क्लासेस हैं
इन सब का फ्रेगमेंटेशन पैटर्न एक दूसरे से डिफरेंट होता है। डिपेंडिंग ऑन द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड किस मॉलिक्यूलर क्लास किस ऑर्गेनिक क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम मास टू चार्ज रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे जो हमें डेटा मिल रहा है वो हमें हेल्प कर रहा है इन आइडेंटिफाइंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड एंड इट्स ऑर्गेनिक क्लास। उसका जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है उसकी बेसिस पे हम उसके ऑर्गेनिक क्लास को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों के अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हो साथ के साथ आप वो मुझे चैट में टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं आपके पास इसके आयनाइजेशन के मेथड्स। कौन कौन से आयनाइजेशन के इसके अंदर मेथड्स हैं आपके पास? बेसिकली 4 बेसिक टेक्निक्स हैं आयनाइजेशन की। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला तरीका है आपके पास इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन का, जिसके अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है और वो जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको लेके वो अपने साथ मूव कर जाता है और एक पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करने के बाद हम उस पॉजिटिव आयन को एक्सीलरेट करवाते हैं और वो इवेंचुअली हमारे पास एनालाइजर में जाके रिकॉर्ड हो जाता है। ओके, मैं ये फ्रेगमेंटेशन पैटर्न का मैं अभी आप लोग को स्पेक्ट्रम में समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि हमें अपने सैंपल को आयनाइज करना है, जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स मौजूद होते हैं। जिसका सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में आपके पास एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है और वो आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट करवा देता है, जिसकी वजह से आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव आयन आपके पास क्रिएट हो जाता है। दूसरा तरीका है आपके पास केमिकल आयनाइजेशन का। केमिकल आयनाइजेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट आयनाइजेशन गैसेस होती हैं, जिसमें मीथेन, अमोनिया, आइसोब्यूटेन और मिथेनॉल ये मोस्टली यूज होती हैं। तो इसमें आपकी जो आयनाइजेशन रिएजेंट है या जो आयनाइजेशन आपके पास गैस है वो क्या करती है, आपके सैंपल के साथ रिएक्ट करती है और वो पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस कर सकती है और नेगेटिव आयन भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड है डिसॉप्शन आयनाइजेशन टेक्निक। डिसॉप्शन आयनाइजेशन टेक्निक में मोस्टली हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को मूव करवा रहे होते हैं। हमारे पास फास्ट एटम बम्बार्डमेंट होती है, यानी कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन आयनाइजेशन टेक्निक होती है। ये तमाम सिर्फ आपने टेक्निक्स के नाम याद करने हैं। ठीक है, अभी हम इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। हम सिंपली वी आर लर्निंग कि डिसॉप्शन आयनाइजेशन टेक्निक के अंदर आपके पास सिम्स, फैब और माल्डी होते हैं। सिम्स स्टैंड फॉर सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, Fab stands for fast atom bombardment and MALDI stands for metric assisted laser desorption ionization। ठीक है, तो चौथी आपके पास आयनाइजेशन टेक्निक होती है स्प्रे आयनाइजेशन, जिसके अंदर दो तरह की आयनाइजेशन होती है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन एंड थर्मो स्प्रे आयनाइजेशन। ठीक है, ये मोस्टली यूज होती हैं थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स के लिए। और इसके अंदर एक स्प्रे होता है जिसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन कर रहे होते हैं। समटाइम वो इलेक्ट्रॉन आपके पास एब्जॉर्ब हो जाते हैं, समटाइम वो अपने साथ किसी इलेक्ट्रॉन को मूव आउट करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाता है इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में मास स्पेक्ट्रोमीटर की हम जब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो पहली चीज जो है वो है हमारे पास इनलेट सिस्टम। सबसे पहले हम अपने सैंपल को मास स्पेक्ट्रोमीटर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कराएंगे आयंस में। ठीक है, अच्छा अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक है वो हमेशा एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के साथ लिंक्ड होती है। ठीक है, मोस्टली हम पहले अपने सैंपल को प्योरीफाई करते हैं यूजिंग द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स और उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं यूजिंग अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। जब हम क्रोमेटोग्राफी से अपने कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो उस कंपोनेंट के अंदर सॉल्वेंट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी में क्योंकि मोबाइल फेज यूज हो रहा होता है तो आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्वेंट हमेशा मौजूद होता है। तो इवेंचुअली जब आपको उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू द मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप पहले उसको प्रिपेयर करते हैं फॉर इट। ठीक है, एक उसको आप वैक्यूम में से गुजारते हैं, आप उसकी पूरी
सॉल्वेंट को रिमूव करवाते हैं और सिर्फ एक प्यूरिफाइड सैंपल जो है वो आपके मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एंटर होता है, ठीक, सॉरी, मास स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर होता है। अच्छा, इनलेट सिस्टम आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन एंड डायरेक्ट इन्फ्यूजन। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपके पास अगर सैंपल साइज कम है तो आप एक छोटे से प्रोब के ऊपर जो है वो अपने सैंपल को प्लेस करते हैं। इवन जो नैनो ड्रॉप्स हैं वो भी आप इसके अंदर एंटर करवा सकते हैं। तो प्रोब के ऊपर हम उसको रखते हैं और वो प्रोब जो है वो डायरेक्टली एंटर हो जाता है आयनाइजेशन सोर्स के अंदर। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैंपल मौजूद है तो उसके लिए हम कैपिलरीज को यूज करते हैं और वो कैपिलरी के थ्रू गैस या सॉल्यूशन फॉर्म में आपके मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एंटर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब आपका सैंपल जो है वो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एंटर होगा उसके बाद वो आयनाइज होगा। आयनाइजेशन की सोर्स आपकी उन चारों जो मैंने भी आपको बताई थी उन चारों में से कोई सी भी हो सकती है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों है? हमारे पास या तो पॉजिटिव आयंस जनरेट होंगे या नेगेटिव आयन जनरेट होंगे और एक साथ बहुत सारे सेम चार्ज वाले आयन जनरेट होंगे ना, तो उनको हमें एक्सेलरेट करवाते रहने के लिए हमें एक मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? मैग्नेट क्यों हमें चाहिए कि जो मूविंग चार्ज है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ताकि वो चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सेपरेटर्स हम यूज़ करते हैं कि हाँ, जो सेम साइज़ के जो आपके आयन्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएँ और हम उसका मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट कर लें। उसके बाद कलेक्टर्स होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं आपके आयन्स को। हाँ, और वैक्यूम सिस्टम मैंने अभी आपको बता दिया था कि हमारे पास वैक्यूम सिस्टम क्यों होता है, ताकि हम अ, बिल्कुल एग्जैक्ट प्यूरिफाइड जो है आयन को एनालाइज कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक तो आपने आयन सोर्स को डिटेल में करना है, सेकेंडली आपके पास एनालाइजर की बेसिस पे आपके पास डिसाइड होता है कि आपका स्पेक्ट्रोमीटर किस टाइप का है। सबसे पहली चीज़, हमारे पास एनालाइजर अगर सिंगल फोकसिंग मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन एनालाइजर है। मैंने भी आपको बताया था कि मूविंग चार्ज है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप मैग्नेट को यूज़ करके उसको एक जगह फोकस करवा सकते हैं उसकी डायरेक्शन को। अगर आप सिंगल मैग्नेट यूज़ करेंगे तो आपके पास कम रेज़ोल्यूशन आती है एज़ कम्पेयर टू द डबल और क्वाड्रुपल एनालाइज़र, ठीक है? डबल फोकसिंग एनालाइज़र में आपके पास दोनों तरफ ऑपोज़िट मैग्नेट्स होते हैं। एक तरफ आपके पास अगर वो साउथ पोल पर है तो दूसरी तरफ वो आपके पास नॉर्थ पोल पर होगा, ताकि आपके पास जो बीच में आपके पास आयन्स मूव कर रहे हैं, वो इफ़ेक्टिवली मूव कर सकें, ठीक, सॉरी, एक तरफ अगर आपके पास साउथ पोल है तो दूसरी तरफ भी आपके पास साउथ पोल ही बीच में आ रहा होगा, ठीक है? तो यानी कि ऑपोज़िट डायरेक्शन में मैग्नेट माउंट हुआ हुआ होगा आपका। अच्छा, देन वी हैव द क्वाड्रुपल एनालाइज़र। क्वाड्रुपल एनालाइज़र में 4 तरह के मैग्नेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये जो 3 आपके पास एनालाइज़र्स हैं, इन तीनों में आपके पास वेलोसिटी रिकॉर्ड हो रही होती है कि जो आपका मूविंग चार्ज है, वो किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से मूव कर रहा है। फोर्थ वन आपके पास है टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइज़र। टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइज़र क्या करता है, वो ये चीज़ रिकॉर्ड करता है कि जो आपका मूविंग चार्ज है, वो कितनी देर तक फ्लाइट में रहा, कितनी देर तक वो मूव होता रहा। तो उसकी बेसिस पे वो उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करता है और इवेंचुअली उसके मास को कैलकुलेट करता है। ठीक है? तो आपने मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में सबसे पहली चीज़ करनी है उसका प्रिंसिपल, दूसरी चीज़ करनी है आपने उसका इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपोनेंट्स। इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपोनेंट्स में मेन फोकस होगा आपका आयनाइजेशन सोर्स के ऊपर और एनालाइजर्स के ऊपर, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है। ये जो आपके पास हैंडआउट है इसको अच्छे तरीके से आप रीड कर लीजिए, तो होपफुली आपके लिए इनफ हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चंस थे उनको मैं एड्रेस कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि इतनी सारी डिफरेंट टेक्निक्स क्यों यूज कर रहे हैं, ये कौन से सैंपल के लिए है और हम सैंपल लाइंस में ही क्यों जा रहे हैं। अच्छा, हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल ये है कि आप मास टू चार्ज रेशो को कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेसिस पे आप उसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप इंटर लेवल पे ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये चीज़ पढ़कर आए हैं कि जो मास टू चार्ज रेशो है वही बेसिकली किसी भी सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मास टू चार्ज रेशो चाहिए और मास टू चार्ज रेशो किसी आयन का ही होगा, ठीक है। चार्ज जो है वो आयन्स के ऊपर ही होता है, दैट इज व्हाई वी नीड टू आयनाइज आवर सैंपल, सबसे पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो आपका क्वेश्चन था, हम्म,
इतनी सारी डिफरेंट टेक्निक्स क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा, इतनी सारी डिफरेंट टेक्निक्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग नेचर के कंपाउंड्स होते हैं। समटाइम्स हमारे पास कुछ मेटल आयंस होते हैं जो कि जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो उसमें उसमें अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन टेक्निक भी यूज करें तो उसको आयनाइज करना आसान होता है, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में दो, तीन, चार, पांच इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद हैं, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अगर मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन से इतना इजीली आयनाइज नहीं होते। उसके लिए मोस्टली हमें फास्ट एटम बम्बार्डमेंट का प्रोसेस यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड करती है आपके सैंपल की नेचर के ऊपर कि हम कौन सी आयनाइजेशन टेक्निक यूज करेंगे। अगर जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज टेक्निक है वो हमारी इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक है, क्योंकि उसके अंदर एक कंटिन्यूस मोशन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। तो एक से ना सही, दूसरे से ना सही, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से आपके पास आयनाइजेशन अचीव हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है इसके अंदर। बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स आपकी इसीलिए हैं कि आपके पास बेहतर रिजल्ट्स आ सके। अच्छा, एनालाइजर्स में हम हमारे पास मोस्टली जो थर्ड और फोर्थ हैं, क्वाड्रुपल एनालाइजर और टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर, मोस्टली हमारे पास यही दोनों टाइप्स यूज होती हैं। जो सिंगल फोकसिंग और डबल फोकसिंग एनालाइजर्स थे वो हमारे पास कन्वेंशनल टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर में अवेलेबल होते थे, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंटेशंस कवर किए उन सब की आपको ब्लॉक डायग्राम भी आनी चाहिए। फ्लेम फोटोमीटर और एटॉमिक इमेजिन में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि एटॉमिक इमेजिन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम वेवलेंथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि फ्लेम फोटोमीटर में हम कलर ऑफ फ्लेम को देखकर भी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इससे ज्यादा और इसके बीच में कोई और डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा जो मैंने आपको एटॉमिक इमेजिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक हैंडआउट दिया था, उसके अंदर भी मैंने आपको एक लास्ट स्लाइड के ऊपर फ्लेम फोटोमीटर और एटॉमिक इमेजिन का एक बेसिक डिफरेंस वहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। अच्छा, पेपर के बारे में, पेपर आपका जैसे कि आप ऑलरेडी मिड टर्म का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं उसी तरह का होगा। उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपके पास डेफिनेशंस आ सकती हैं और डिफरेंसेस आ सकते हैं, और उसके अलावा ब्लॉक डायग्राम्स आ सकती हैं, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं, आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रिडिक्ट करने के लिए आ सकता है कि कोई केमिकल स्ट्रक्चर आपको गिवन हो, उसकी बेसिस पे आप हमें बताएंगे कि कितने जो हैं वो उसकी पीक्स आएंगी, उन पीक की शेप क्या होगी और उनका रेशो क्या होगा, ठीक है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में डायग्राम सारी कवर करनी है नहीं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का जो हैंडआउट मैंने आपको दिया था, मुझे एक मिनट देख लेने दें उसको दोबारा, मैंने आपको कौन सा हैंडआउट दिया था। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का पूछा ना आपने? अच्छा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर जो आपके पास सबसे सेकंड पेज पे आपके पास है ना, वो आपने कवर करना है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। एक 8 पेजेस का मैंने आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का हैंडआउट दिया था, उसमें एक ही डायग्राम है। क्रोमेटोग्राफी, देखें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ब्लॉक डायग्राम के हवाले से, जरूरी नहीं है कि ब्लॉक डायग्राम आप एग्जैक्टली वैसी ही बनाएं जैसी कि बुक में या किसी हैंडआउट में ड्रॉन है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम का मकसद ये होता है कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की बेसिक ओरिएंटेशन पता हो कि पहले कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, फिर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, फिर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। तो अगर आप सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं और उनको बॉक्सेस में कर देते हैं विद एरोस के कहाँ सैंपल कहाँ से कहाँ पे मूव हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इनफ। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वैसी ही डायग्राम बनाएं जैसी कि आपके पास बुक में गिवन है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी बहुत लेंदी है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी जो है वो, उसमें से ज्यादातर चीजें एक दूसरे से सिमिलर है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें ज्यादा कुछ ऐसी गाइडेंस की जरूरत है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न का मैं मुझे आपको बताना था। यहाँ पे आपके पास, हाँ, क्योंकि हम अभी टॉपिक के अंदर मास स्पेक्ट्रा कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में आपको बहुत ही अ, थोड़ा सा बताऊंगी।
एक मिनट में। ओके, जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स हैं उसके हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं, ठीक है। उन रूल्स की बेसिस पे जब हम किसी मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें अल्केन्स। अल्केन के अंदर आपके पास जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास एक मॉलिक्यूलर आयन पीक आती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पीक होती है, उसकी अबेंडेंस ज्यादा होती है। साथ साथ आपके पास जो पहली पीक अपेयर होती है वो मॉलिक्यूलर आयन -14, क्योंकि आपके पास CH2 यूनिट्स होते हैं सिर्फ अल्केन्स के अंदर, और वही लूज होते जा रहे होते हैं। तो अगर आपके पास स्पेक्ट्रम में सिर्फ और सिर्फ CH2 के यूनिट्स अपेयर होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्केन मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अल्कीन्स हैं, सॉरी, अल्केन्स के बाद आपके पास साइक्लो अल्केन्स आ गए। साइक्लो अल्केन के अंदर आपके पास जो अल्केन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब वो मौजूद होते हैं तो पहले आपके पास उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसका साइकिल ब्रेक होता है, और उसके बाद दोनों तरफ से आपके पास एक एक CH2 निकल जाता है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट पीक आपके पास फर्स्ट फ्रेगमेंट अपेयर होता है वो कैसा होता है, M-28। ये जो आपके पास बुक है इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको अगर आप फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के लिए देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस इसके अंदर डिस्कस की हुई है, और हर एक के अपने एक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है। तो हम उससे उसको कंपेयर कर लेते हैं जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा आया होता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन सी ऑर्गेनिक क्लास जो है वो पॉसिबली इसके अंदर हो सकती है। पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि हम कभी भी किसी भी एक स्पेक्ट्रा को देख के कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। हमारे पास बहुत सारा बैकग्राउंड डाटा होता है यूजिंग द FTIR, जिससे हमें फंक्शनल ग्रुप का अंदाजा हो जाता है, यूजिंग NMR जिससे हमें हाइड्रोजन और कार्बन की एनवायरनमेंट पता होती है, और उसके साथ साथ हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के डाटा को देखते हैं, जिसको देखते हुए हम एक केमिकल क्लास को फाइनली आइडेंटिफाई करते हैं। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न वाली बात समझ में आ गई है? NMR का स्पेक्ट्रा नहीं दूंगी मैं आपको एक केमिकल स्ट्रक्चर गिवन होगा आपके पास ड्रॉन हुआ हुआ, और उसमें आपको देखते हुए ये बताना होगा कि कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है और उसकी कितनी NMR की पीक्स आएंगी। जो पीक्स आएंगी वो सिंगलेट होंगी, डबलेट होंगी, या ट्रिपलेट होंगी, या सो ऑन। और साथ में जो भी पीक्स होंगी वो किस शेप की हो, सॉरी, उनका रेशो क्या होगा। सिंगलेट अगर है तो वो 1 रेशो की होगी, डबलेट अगर है तो 1:1 की होगी। वो आपको पास्कल ट्रायंगल से पता चल जाएगा। बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट्स कवर किया है हर टॉपिक को। इससे ज्यादा मैं आपको कोई और इम्पोर्टेंस नहीं बता सकती। वी हैव ऑलरेडी कवर ओनली द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आपके पास जो है वो